जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है आपका स्ट्रेस। वो है आपका स्ट्रेस। यस प्लीज। चलिए देखिए, रेजिस्टिंग फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया सही है कुछ हद तक। रेजिस्टिंग इंटरनल फोर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय बॉडी आफ्टर, ठीक है, वेरी गुड विनय, वेरी गुड हिमानी। देखिए, मैं एक लाइन लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है, मैं एक लाइन लिख रहा हूं आपके सामने, देखना जरा। स्ट्रेस इज डिफाइंड as the intensity or magnitude as the intensity or the magnitude of an internal resistive force developed at a point under given loading condition, under given loading condition। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी है जिसमें मैं क्या बोलता हूं कि स्ट्रेस is defined as the intensity or magnitude of internal resistive force developed at a point under given loading condition। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करता हूं। स्ट्रेस को मैं ये बोलता हूं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर मैं एक्सटर्नल लोड लगाऊंगा तो वो बॉडी में इंटरनली कुछ रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होगी, इंटरनली कुछ रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होगी जो उस एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी। और वो जो रेजिस्टिव फोर्स आपकी डेवलप हो रही है वो एक गिवन पॉइंट पे, समझ में आ रहा है, अंडर अ पॉइंट, डेवलप्ड एट अ पॉइंट, किसी, क्या बोल रहा है, डेवलप्ड एट अ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पे ये जो है स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। क्या ये लाइन यहां पे लग रहा है? ऐसा नहीं है। ऐसा कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आपका एक डेवलप होगा वो हर एक पॉइंट पे डेवलप होगा उस बॉडी के अंदर। ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। कहने का मतलब मेरा ये है ना बेटा, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मेरे पास एक बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पर्टिकुलर बॉडी, दिस इज अ पर्टिकुलर मटेरियल या दिस इज अ पर्टिकुलर बॉडी, जिसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं इस मटेरियल के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद मैंने एक चीज क्या देखा, मैंने एक चीज यह देखा कि जब मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को काट के, इस किसी एक पर्टिकुलर एरिया को कट करके मैं इसके अंदर देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने क्या पाया, मैंने ये पाया कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया हुआ है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया हुआ है, इस एक्सटर्नल फोर्स को एक जो अंदरूनी शक्ति जो है मटेरियल की, वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है। और वो जो रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिल रहा है वो हर एक पॉइंट पे देखने को मिल रहा है, ठीक, हर एक पॉइंट पे आपको देखने को मिल रहा है। मतलब हर एक पॉइंट जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो है वो सारा का सारा पॉइंट जो है उस, ये जो एक्सटर्नल फोर्स आपका लगाया है उसको रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान में रखना, स्ट्रेस एक पॉइंट फंक्शन होता है। स्ट्रेस एक पॉइंट फंक्शन होता है। वो क्या होता है कि जो भी आपके पास पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया का हर एक पॉइंट, हर एक भाग जो है वो उस एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने में बराबर जो है, इक्वली जो है, यूनिफॉर्मली जो है आपको परफॉर्म करके दिखाएगा, तब जाके वो एक्सटर्नल फोर्स को वो रेजिस्ट कर पाएगा। ध्यान में रखना। तो स्ट्रेस को आपने ध्यान में रखना होगा कि स्ट्रेस क्या होता है, एक पॉइंट फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा स्ट्रेस? स्ट्रेस से आपका एक पॉइंट फंक्शन होता है, हर एक पॉइंट पे डेवलप होता है। तो आपने बहुत सारे बुक्स में डायग्राम कुछ इस तरीके से देखा होगा, ठीक है, कि पहले बॉडी दिखाई, बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स दिखाया, फिर एक कट मारते हैं, कट मारने के बाद आपको ये डायग्राम दिखाया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये डायग्राम के आगे आपको दिखाया होगा लाइक दिस इज योर पी इंटरनल, दिस इज योर पी इंटरनल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पी इंटरनल जो आपका डेवलप हो रहा है ये हर एक पॉइंट पे डेवलप होगा,
हर एक पॉइंट, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो हर एक पॉइंट है वो इस एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेगा बेटा, रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? जल्दी से बताओ। ठीक। तो अगर मैं यहां पे मैग्नीट्यूड की बात करूं कि जो नॉर्मल इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, वो कितना डेवलप हो रहा है, देखिए जरा। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, magnitude of internal resistive force developed, magnitude of internal resistive force developed at a point, at a point is given by this equation। इस इक्वेशन से आपको देखने को मिलता है, देखिए जरा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं बेटा, देखो मैं यहां पे एक छोटा सा पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। ये पॉइंट को, इस पॉइंट के एरिया को मैं डीए बोल रहा हूं। डीए इज द एरिया ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। डीए एरिया का ये पॉइंट है मेरे पास, ठीक है कि नहीं। तो ये जो डीए एरिया का पॉइंट है, तो यहां पे जो इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी स्मॉल स्मॉल पी इंटरनल, ठीक। तो जो स्ट्रेस आपका जो एरिया पे जो आपके पास स्ट्रेस एट ए मस्ट बी इक्वल्स टू कितना बेटा, लिमिट जो आपके पास एरिया टेंड्स टू जीरो मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटरनल टू दी डेल्टा ए। तो जो भी आपके पास इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगी। क्लियर? अब देखिए यहां पे मैंने क्या बोला कि ये जो आपके पास स्मॉल एरिया डीए है, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जब भी आप लोग नंबर लाइन देखते हो तो नंबर लाइन में होता क्या है, दिस इज जीरो, दिस इज वन टू, ठीक है, दिस इज माइनस वन, दिस इज माइनस टू। तो क्या बोल रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। ये क्या जा रहा है बेटा, जीरो की तरफ। जीरो की तरफ जा रहा है मतलब जीरो क्या है, एक पॉइंट है। जीरो भी क्या है, एक पॉइंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बोल रहा है कि एरिया जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब इस एरिया में जितने भी पॉइंट है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं यहां पे लेके आ रहा हूं, इस एरिया में जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट जो है वहां पे एक पी इंटरनल, स्मॉल पी इंटरनल जो है वो आपका डेवलप हो रहा है। स्मॉल पी इंटरनल डेवलप हो रहा है, जिसके वजह से ये जो कैपिटल पी इंटरनल है ये आपका फॉर्म हो रहा है। और यही जो कैपिटल पी इंटरनल है, ये जो पी एक्सटर्नल है, इसको क्या कर रहा है बेटा, रेजिस्ट कर रहा है। इसको क्या कर रहा है बेटा, रेजिस्ट कर रहा है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस को मैं कैसे लिख सकता हूं, स्ट्रेस मस्ट बी इक्वल्स टू कितना बेटा, डीपी इंटरनल टू दी स्मॉल डी ए। हाँ जी, बात सही है, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। तो फर्दर फर्दर और क्या लिखूंगा मैं इसको, जल्दी से बताओ, इंटीग्रेट कर दो इसको। दिस डीपी इंटरनल मस्ट बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए। क्लियर? अब यहां से आगे एक अजम्पशन हम लोग लेकर चलते हैं। क्या अजम्पशन लेके चलते हैं, हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो भी आपका स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, देखो जरा बहुत ध्यान से देखना, जो भी आपका स्ट्रेस डेवलप हो रहा है पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में यूनिफॉर्म डेवलप होगा, ये हम मान के चलते हैं। देखो यूनिफॉर्म, सबका जो मैग्नीट्यूड है वो एक साथ यूनिफॉर्म हो रहा है, ये हम मान के चलते हैं। बट दरअसल में ऐसा नहीं होता है। असलियत में जो ये रेजिस्टेंस जो आपको मिलता है, ये रेजिस्टिव फोर्स जो आपका डेवलप होता है, वो यूनिफॉर्म नहीं डेवलप होता है, वो कुछ इस तरीके से डेवलप होता है। देखिए पी एक्सटर्नल और लाइक दिस, इस तरीके से आपको डेवलप होते हुए देखने को मिलेगा। मिड सेक्शन में ज्यादा और फर्दर से कम, फिर इस तरीके से। बट हम लोग क्या मान के चलते हैं कि पूरा का पूरा ये यूनिफॉर्म लेकर चलते हैं कि सारा का सारा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लोग यूनिफॉर्म लेकर चलते हैं। और अगर हम यूनिफॉर्म लेके चलते हैं तब जाके आपको इक्वेशन क्या मिलती है बेटा, इस पूरा एक्सप्लेनेशन है बेटा स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, अज्यूमिंग अज्यूमिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, assuming stress distribution is uniform, तब जाके मुझे एक इक्वेशन मिलती है कि जो आपके पास ये जो पी इंटरनल जो डेवलप हो रहा है मस्ट बी इक्वल्स टू कितना बेटा, सिग्मा इंटू
डी ए, क्योंकि ये क्या मान लिया आपने, कांस्टेंट मान लिया। ठीक, तो इसी को फर्दर जब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं एरिया, तो सिग्मा इंटू कैपिटल एरिया, तो तभी जाके आपका जो स्ट्रेस जो हो जाता है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू पी इंटरनल अपॉन एरिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यही हो जाता है आपका, दैट इज योर पी इंटरनल अपॉन एरिया। जल्दी से बताओ, ठीक, समझ में आ रहा है? और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, यही आपका एवरेज स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, और एक चीज ध्यान में रखना, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, दिस स्ट्रेस मस्ट बी इक्वल्स टू पी इंटरनल अपॉन एरिया मस्ट बी इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल अपॉन एरिया। इज दिस क्लियर? तो यहां पे ये जो कंप्लीट जो मेरे ये आपको स्ट्रेस के बारे में बताया, मेरा ये बताने का मेन मकसद क्या था कि एक स्ट्रेस का आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आपको मालूम होना चाहिए स्ट्रेस के बारे में। आज तक आपने क्या पढ़ा होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के लिए ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिस इज गुड। ठीक, बट कंसेप्चुअली आपको स्ट्रेस के बारे में पूरी कहानी मालूम होनी चाहिए। स्ट्रेस क्या है बेटा, स्ट्रेस एक इंटरनल फोर्स जो है वो डेवलप होता है बॉडी के अंदर। कब डेवलप होता है, जब उस बॉडी में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। और वो जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो डेवलप होता है वो कहां पे डेवलप होता है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के हर एक पॉइंट पे डेवलप होता है। और उसको जब हम जो भी आपके पास स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आपका डेवलप जो हो रहा है, उसको जब हम यूनिफॉर्म मानते हैं ना बेटा, तब जाके आपके पास एक रिलेशन निकल के आता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू दिस इंटरनल फोर्स डेवलप्ड अपॉन एरिया। क्लियर है कि नहीं है? तो दिस इज कॉल्ड योर स्ट्रेस। दूसरी ओर स्ट्रेस को हम लोग पॉइंट फंक्शन भी मानते हैं। पॉइंट फंक्शन क्यों मानते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया का हर एक भाग, हर एक पॉइंट, हर एक कण जो है उस एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। इसीलिए स्ट्रेस को हम लोग पॉइंट फंक्शन भी कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग स्ट्रेस को हम पॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं। इज दिस क्लियर अप टू दिस पॉइंट? इज दिस क्लियर अप टू दिस पॉइंट? क्या ये बात क्लियर है सबको? अब तुम क्वेश्चन करो इसके ऊपर, फिर मैं बताते जाऊंगा, फिर क्लियर होगा ये, फिर क्लियर होगा। जहां फंसे हो वहां पे बताइए। देखो, देखो, फिर से एक और बार देखो। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? किसी बॉडी का इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, किसी बॉडी का इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। अभी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है क्या? बॉडी की स्ट्रेंथ, उस बॉडी का खुद का जो प्रॉपर्टी है वो। ठीक, वो जो बॉडी का स्ट्रेंथ है, किसी बाहरी फोर्स जो भी आएगा उसको क्या करेगा बेटा, रेजिस्ट करेगा। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई बाहरी व्यक्ति आके हमला कर देता है, तो ऑब्वियसली बात है उसको क्या करेगा, वो रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। उसी को क्या बोलेंगे बेटा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, अंदरूनी शक्तियां, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अब ये जो अंदरूनी शक्तियां हैं वो कहां पे डेवलप होगी, वो पूरे एरिया में फैली हुई है। कहां, पूरे एरिया में, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के पूरे 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 क्रॉस सेक्शनल एरिया के हर एक पॉइंट पे, हर एक बाग, हर एक पॉइंट, वो जो बाहरी शक्ति आई है उसको, उसके अगेंस्ट वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी। उसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो आपने किताबों में ये डायग्राम बहुत बार देखा होगा, आप लोगों ने किताब में ये डायग्राम बहुत बार देखा होगा। ये आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसके बाद डायग्राम एकदम से ऐसा हो जाता है यार। कभी सोचा है एकदम से ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचा है एकदम से डायग्राम ऐसा क्यों हो रहा है? हमने क्या किया, ये लोग कई जगह ऐसे डब्बा बनाया होता है, ये लगा दिया पी फोर्स, ये लगा दिया पी फोर्स। जब स्ट्रेस पढ़ाना होता है तो ऐसे कर देते हैं, ये लगा दिया दिस, यहां से एक्स एक्स सेक्शन से इसको काट दिया,
तो ये बताते हैं कि ये लीजिए भैया पी फोर्स है, बट यहां पे इतने सारे तीर दिखा देते हैं, उसको पी इंटरनल बोल देते हैं। अरे इतने सारे तीर क्यों दिखा रहा है, इस एक तीर के अगेंस्ट इतने सारे तीर क्यों दिखा रहा है ये? बस इसी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा था। ये इतने सारे तीर ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहां पे बॉडी के अंदर जो हर एक पार्ट है वो इस एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। हर एक पॉइंट पे जो है एक फोर्स डेवलप होगा, हर एक पॉइंट पे एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होगा, जिसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। इज दिस क्लियर? इसीलिए उसको पॉइंट फंक्शन कहा जाता है, इसीलिए उसको पॉइंट फंक्शन कहा जाता है। और हर एक पॉइंट पे कितना मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है हर एक पॉइंट पे कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स डेवलप हो रहा है, वो मुझे इस एक्सप्रेशन से मिलता है, वो मुझे इस एक्सप्रेशन से मिलता है। और इस एक्सप्रेशन को जब मैं आगे सॉल्व करता हूं तो मेरे को क्या दिख रहा है कि ये एरिया टेंड्स टू जीरो है। एरिया टेंड्स टू जीरो का मतलब पॉइंट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब तभी ये डायग्राम ऐसे बन रहा है। इसको मैथमेटिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इतने सारे तीर क्यों है, क्योंकि एरिया टेंड्स टू जीरो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फर्दर उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करना शुरू किया, फर्दर मैं इसको जब मैथमेटिकली और समझने की कोशिश की, तो मैथमेटिकली और समझने की कोशिश की तो आगे मैंने क्या देखा कि ये तो इस तरीके से आ रहा है भैया, ये तो इस तरीके से आ रहा है। अब ये तो इस तरीके से आ रहा है, तो यहां पे देखो जरा, या तो स्ट्रेस और एरिया दोनों वेरी कर रहा है। तो अब मैंने क्या बोला कि स्ट्रेस को हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, स्ट्रेस को हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लेते हैं। तो इसीलिए हम स्ट्रेस को बाहर निकालिए, एरिया को इंटीग्रेट कर लिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको प्रैक्टिकली भी देख लो यार, प्रैक्टिकली भी देख लो। अगर किसी चीज को अगर आप खींचते हो, देखो जरा, किसी भी चीज को अगर आप लोग खींचते हो तो ऑब्वियस ही बात है वो कुछ ऐसा शेप ले लेगा ना कि ऐसा शेप ले लेगा बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एक्सटर्नल, ये जो आपके पास फालतू का शेप है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस को मेरे को वेरी कराना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो यूनिफॉर्मली क्या है, हर एक पॉइंट बराबर जोर लगा रहा है कि नहीं है? ये हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने ये माना तब जाके मेरे पास एक रिलेशन आता है जिसको मैं बोलता हूं दैट इज इक्वल्स टू दिस। क्योंकि स्ट्रेस बाहर आ गया तो ये हो गया डीए। समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ सर। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? जीरो टू ए ठीक है, क्लियर है बात? कहानी समझ आई पूरी? कहानी पूरी समझ आई? ठीक है, अब देखो जरा लास्ट में मैंने क्या लिखा है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। रोहित बताओ, कहानी समझ आई पूरी? ठीक है, कहानी समझ आ गई। अब देखो लास्ट में क्या लिख रहा है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन पी इंटरनल बाय एरिया मस्ट बी इक्वल टू पी एक्सटर्नल अपॉन एरिया। ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? स्टेबल। ना वो उड़ रहा है, ना वो चल रहा है, ना वो घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आ रहा है? ना वो टूट रहा है, जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया है आपने उसको सारा सारे को फोर्स को, जो आपके पास इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है वो आपको रेजिस्ट करके देख रहा है, वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, वो आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ना ही वो डिफॉर्म हो रहा है, ना ही वो क्रैक हो रहा है, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऑब्वियस ही बात है, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया मस्ट बी इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया। हाँ जी बताइए यार, यही बात है कि नहीं है? जल्दी से बताइए बेटा, बात यही है कि नहीं है? यस प्लीज, विनय, हिमानी एंड रोहित, इज दिस क्लियर अप टू दिस पॉइंट? इज दिस क्लियर अप टू दिस पॉइंट? समझ में आया? समझ में आई कहानी? कहानी समझ में आई? बार बार पूछ रहा हूं, कहानी समझ में आई? अब अब किसी भी किताब में ये डायग्राम देखोगे तो यही कहानी आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अगर आपका जूनियर या कोई और आपसे पूछ लेता है कि, अगर पूछेगा तो नहीं, अगर आप खुद से बता दोगे तो उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया क्या? बताइए, नोट कर लिया क्या? वेरी गुड, हिमानी ने नोट कर लिया है, विनय ने भी कर लिया है, रोहित
वेरी गुड। चलिए देखिए, आगे देखिए जरा। देखिए इसी को लेकर आइए, उसको किसको लेकर आइए, उसी को लेकर आइए डायग्राम को। ये मेरे पास एक सेक्शन था जिसके ऊपर क्या किया बेटा हमने, यार डायग्राम बेकार हो गया। देखिए ये मेरे पास एक सेक्शन है, एक मटेरियल था जिसके ऊपर मैंने क्या किया बेटा, मटेरियल के ऊपर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद हर एक पॉइंट पे क्या डेवलप हो रहा है बेटा, सिग्मा 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 लाइक दिस। अब समझ में आया? तो सारे सारे सिग्मा को मिला के क्या हो गया, पी इंटरनल हो गया। हाँ जी बोलो ना यार, ऐसी ही कहानी है, कहानी बिल्कुल यही है। ठीक, दिस पी और सिग्मा 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 सिग्मा, बहुत सारे तीर, ये हो गया पी इंटरनल। ऐसी ही बात है ना, जल्दी से बताओ, बात यही है। ठीक, अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो। ये जो आपका जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ना बेटा, ये जो आपका स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, दैट इज ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, दैट इज ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जो लोड अप्लाई किया है वो भी आपका एक्स डायरेक्शन में लोड अप्लाई किया है आपने, सिर्फ load is also applied in the direction of x, that's why stress is developed in the direction of x। हाँ जी बोलो ना यार। ठीक, ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला अभी? अगर लोड, अगर आपने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, मान लो इस डायरेक्शन को मैं एक्स मान रहा हूं, दिस डायरेक्शन इज एक्स, अगर आपने लोड एक्स डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो जो आपका स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा। ठीक, ध्यान से सुनो, अगर आपने सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में लोड अप्लाई किया है तो उसी को बोलेंगे हम लोग यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो इसका सीधे सीधे से मतलब क्या है कि जो भी आपका स्ट्रेस डेवलप होगा सिर्फ उसी डायरेक्शन में डेवलप होगा जिस डायरेक्शन में आप लोग लोड अप्लाई कर रहे हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे सिग्मा इन द डायरेक्शन ऑफ वाई दैट इज इक्वल्स टू जीरो, और यहां पे सिग्मा इन द डायरेक्शन ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ रहा है? एक्स और वाई, एक्स में आपका स्ट्रेस आपका डेवलप होगा, वाई और जेड में आपका स्ट्रेस जीरो हो रहा है। क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि उस डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई किया ही नहीं है, क्योंकि उस डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई किया ही नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में क्या होगा, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपका स्ट्रेस डेवलप होगा। बाकी के जितने अगर डायरेक्शन में अगर आपने लोड अप्लाई नहीं किया है तो वहां पे कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? जल्दी से बताओ यार, क्या ये बात क्लियर है? ठीक, अब एक और चीज सुनो, अब एक और चीज सुनो, एक एक चीज बार बार रुक रुक के और बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें बाद में कंफ्यूज करती है, और पहले भी किया होगा आपको अगर आपने ध्यान से सोचा होगा। ठीक, ठीक है। अब ये कंडीशन क्यों डेवलप हो रही है? ये कंडीशन इसलिए डेवलप हो रही है बिकॉज लोड इज अप्लाइड इन वन डायरेक्शन, बिकॉज लोड इज अप्लाइड in one direction, because load is applied in one direction। is this clear? ठीक, अब एक और चीज देखना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आपके पास ये कंडीशन है, कौन सा, यूनी एक्सियल, क्या बोला, क्या बोला मैंने, जल्दी से बोलो, यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, व्हेन
यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, जब आपके पास ये कंडीशन होगा तो ध्यान में रखो, स्ट्रेस तो आपका सिर्फ पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में डेवलप होगा, जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई किया है। बट 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 क्या है बेटा? बट स्ट्रेन, strain in x not equals to 0, strain in y is also not equals to 0, strain in z is not equals to 0। मतलब देखिए, मतलब ये है ना बेटा, मतलब ये है, अगर आपने एक ही डायरेक्शन में लोड अप्लाई किया है, ठीक, एक ही डायरेक्शन में लोड अप्लाई किया है, देखो जरा, दिस इज पी, दिस इज पी, ठीक, एक ही डायरेक्शन में आपने लोड अप्लाई किया है, स्ट्रेस तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में डेवलप होगा, यहां पे काट के दिखा दिया मैंने आपको, स्ट्रेस तो यही डेवलप होगा, ठीक है सर, स्ट्रेस तो यही डेवलप होगा, बट जो स्ट्रेन है वो तीनों डायरेक्शन में डेवलप होगा, स्ट्रेन जो है ये तीनों डायरेक्शन में डेवलप होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, देखिए जरा, अगर ये बॉडी डिफॉर्म होती है, अगर ये बॉडी डिफॉर्म होती है इस डायरेक्शन, इस लोड के करस्पॉन्डिंग ये डिफॉर्म होती है, तो ऑब्वियस ही बात है, डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा, डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा, जल्दी से बोलो यार, डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बोलो। अगर ये इसका इनिशियल लेंथ था, तो माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर डिफॉर्मेशन दिस विल बी योर फाइनल लेंथ, जल्दी से बोलो, ठीक। अगर ये डायमीटर इसका इनिशियली ये था डी नॉट, तो फाइनल डायमीटर विल बी दिस, जल्दी से बोलो, समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेन तो आपको दोनों डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, जल्दी से बोलो, स्ट्रेन तो आपको दोनों डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, स्ट्रेन तो आपको दोनों डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, यस और नो? स्ट्रेन क्या होता है बेटा? स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रेन, इसी को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं, सही बात है कि नहीं है? तो स्ट्रेन को आपको हर जगह दिख रहा है, डायमेंशन में चेंज आपको देखो जरा, डायमीटर में भी दिख रहा है और लेंथ में भी दिख रहा है, जल्दी से बोलो यार। तो ध्यान में रखना, जब भी आपके पास यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपके पास रहेगा, strain is not equals to zero in every direction, but stress only developed in that direction in which direction you have applied the load। जिस डायरेक्शन में आप लोगों ने लोड अप्लाई कर रखा होगा, सिर्फ उसी डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस डेवलप होगा, बट स्ट्रेन आपका हर एक डायरेक्शन में डेवलप होगा इन द केस ऑफ यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। जल्दी से बताओ क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बताओ क्या ये बात आपका क्लियर है? यस प्लीज, बिल्कुल सही बात है, ठीक। अब देखो सही बात है ना? ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब पीछे मैंने एक बात आपको छोड़ दी थी, पीछे मैंने एक बात आपको छोड़ दी थी, किस बारे में बेटा? हुक्स लॉ वाली बात मैंने आपको छोड़ दी थी, छोड़ी थी। मैंने वहां पे एक बात बोली थी आपको कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ होता है जो मोस्टली आपको लोग बोलते हैं, या आप लोग भी बोलते हैं। बट मैंने क्या बोला कि टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं, stress in the direction of applied load must be directly proportional to strain in the direction of applied load। कब तक? अप टू proportional limit, अप टू proportional limit, ठीक है सर। अब देखिए जरा मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिस डायरेक्शन में हमने क्या लगा रखा है बेटा, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा रखा है, जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। हाँ जी, यही बात है कि नहीं है? जल्दी से बोलो यार, ऊपर कंक्लूजन देखो जरा, ऊपर कंक्लूजन देखो। अब एक चीज बताओ, यहां पे देखो जरा, मैंने लोड जो है ना बेटा, मैंने लोड जो है एक्स डायरेक्शन में लगा रखा है,
तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस भी आपका एक्स डायरेक्शन में डेवलप होगा। कितना डेवलप होगा? ऑब्वियसली बात है जितना ये रेजिस्टिव फोर्स है, जितना आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है उसके बराबर डेवलप होगा। ठीक। अब उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेन आ रहा है एक्स डायरेक्शन में, जो आपका स्ट्रेन आ रहा है, क्या वाई डायरेक्शन में भी इतना ही स्ट्रेन आपको देखने को मिलेगा क्या? जितना ये लॉन्गिट्यूडनली ये एक्सटेंड हो रहा है उतना क्या आपको डायमीट्रिकली भी वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा। डायमेट्रिकली बहुत कम ये डिक्रीज होगा, बट लॉन्गिट्यूडनली ये काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है कि नहीं? तो हमेशा उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेन, जिस डायरेक्शन में आपने लोड अप्लाई किया होता है, स्ट्रेन जिस डायरेक्शन में आपने लोड अप्लाई किया होता है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं वो आपके प्रोपोर्शनल आपको देखने को मिलता है, वो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। जितना स्ट्रेस बढ़ाते हैं उतना स्ट्रेन बढ़ता है, ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, नॉट इन एवरी डायरेक्शन। क्लियर है? तो अगर आपसे अब कोई हुक्स लॉ पूछे तो अब आप हुक्स लॉ को क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, ये आप लोग बोलेंगे। अब दिस इज द प्रिसाइज, दिस इज द एग्जैक्ट हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज नॉट एग्जैक्ट हुक्स लॉ, ये पूरा हुक्स लॉ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं? अब हुक्स लॉ सब सारे सभी सारे अब हुक्स लॉ अच्छे से बताएंगे अगर कोई आपसे पूछे तो? हुक्स लॉ अब सभी अच्छे से बताएंगे ना अगर कोई पूछेगा तो? यस, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। चलिए देखिए, अब देखिए जरा और चीजें। लाइए सर, हम अब बात करेंगे यूनिट के बारे में, यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस, यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस। देखो, देखिए सर, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है बेटा? फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। ठीक, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। क्लियर है कि नहीं है? फोर्स, फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स न्यूटन। एरिया क्या हो गया बेटा? एमएम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अगर मैं न्यूटन एमएम स्क्वायर बोल रहा हूं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? मेगा पास्कल। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलता हूं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? पास्कल। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या है? स्ट्रेस के यूनिट है, एसआई यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट, दैट इज योर एसआई यूनिट। सही बात है? जल्दी से बोलो यार, बात सही है? जल्दी से बताएंगे बेटा, बात सही है? तो अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन बताऊं तो देखो जरा, 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल मस्ट बी इक्वल्स टू कितना बेटा? 10⁻⁶ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, न्यूटन पर एम स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इतना ही होगा ना? एमएम को मीटर में लिखना है तो 10⁶। जल्दी से बोलो यार। ठीक है, तभी जाके कितना हो गया? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा ये। अगर 10⁶ लिखेंगे तभी जाके न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा, पास्कल। जल्दी से बताएंगे। ठीक है, आपने गीगा पास्कल भी सुन रखा होगा। 1 गीगा पास्कल दैट इज इक्वल टू कितना? 10⁻³ ऑफ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻³ ऑफ मेगा पास्कल। बताइए, क्लियर है बात सर? यस, ये तो आपका ऐसा ही यूनिट हो गया।
क्लियर है सर बात? यस एवरीवन, इज दिस क्लियर? ठीक है, विनय क्लियर है, हिमानी क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यूनिट्स में? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यूनिट्स में? क्योंकि यूनिट्स का बहुत फंडा रहता है। यूनिट्स का बहुत फंडा रहेगा, जब आप बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस टाइम यूनिट्स में काफी आपको दिक्कतें आएगी। तो ये जो गीगा पास्कल, मेगा पास्कल और ये पास्कल के बीच में जो आपके पास रिलेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। कुछ नहीं है, एमएम को एमएम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर के बीच में रिलेशन है, और कुछ नहीं है। ठीक है, गीगा पास्कल दिख दिया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे मेगा पास्कल को, तो मेगा पास्कल में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर? ठीक है जी, ठीक है। एक और यूनिट होता है आपका, एक और यूनिट होता है आपका इन एमकेएस। एमकेएस किलोग्राम सेकेंड, मास किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक, तो यहां पे एमकेएस में जो स्ट्रेस का यूनिट होता है, एमकेएस में जो स्ट्रेस का यूनिट आता है, दैट इज इक्वल्स टू केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और दिस केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू कितना बेटा? 0.1 टाइम्स ऑफ मेगा पास्कल। 0.1 टाइम्स ऑफ मेगा पास्कल, दैट इज इक्वल्स टू कितना? 0.1 न्यूटन पर कितना मेगा पास्कल। क्या होता है बेटा? एम स्क्वायर। ये एक और यूनिट है, ये एक और यूनिट है स्ट्रेस का, जो आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखना है इसको, सिर्फ यूज आज तक नहीं हुआ है एग्जाम्स में। एग्जाम्स में यूज एमकेएस का ज्यादा नहीं होता है, ज्यादातर हम लोग ऐसा यूनिट्स को ही यूज करेंगे, सॉल्व करने के लिए आसान रहता है। ठीक है जी, क्लियर है जी बात? क्लियर है जी बात? ठीक, चलें आगे, आगे चलें। चलिए आगे। ठीक है, देखिए, तो अभी तक हमने स्ट्रेस के बारे में समझा, स्ट्रेस के बारे में समझा, स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, अब स्ट्रेस के टाइप्स को समझते हैं। अब जो है बेटा, हम स्ट्रेस के टाइप्स को समझेंगे। किसको समझेंगे हम? स्ट्रेस के टाइप्स को। स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, तो दो टाइप के स्ट्रेसेस आपको देखने को मिलेंगी। वन ऑफ देम इज नॉर्मल स्ट्रेस, अनदर इज शियर स्ट्रेस। एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, एक आपका शियर स्ट्रेस है। ठीक, वन ऑफ देम इज नॉर्मल स्ट्रेस, अनदर इज शियर स्ट्रेस। ठीक, नॉर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होगा? जब हम लोड क्या लगाएंगे? क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, या किसी भी सेक्शन के परपेंडिकुलर, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर जो लोड लगेगा, उससे जो उस लोड को हम लोग नॉर्मल लोड बोलते हैं, और उससे जो डेवलप होगा दैट विल बी नॉर्मल स्ट्रेस। उससे जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी अ नॉर्मल स्ट्रेस। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ठीक, नॉर्मल स्ट्रेस भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस भी आपका दो टाइप का होता है बेटा, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए, दो टाइप का होता है आपके पास, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। एक मिनट, अच्छा चीजें समझ में आ रही है ना आपको?
डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे सर बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस और डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस क्या है। देखो, ध्यान से सुनना बेटा, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नॉर्मल स्ट्रेस वो नॉर्मल स्ट्रेस जो डेवलप होता है नॉर्मल लोड अप्लाई करने से। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन अगर आप लोड अप्लाई करोगे, उसके वजह से कोई भी उसके वजह से कोई भी स्ट्रेस अगर आपको डेवलप होता हुआ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड योर डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखो, यहां पे हमने इस क्रॉस सेक्शन को काटा, तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर एक्सटर्नल लोड एंड दिस विल बी योर स्ट्रेस। जल्दी से बोलो, ये आपका स्ट्रेस है। और ये जो स्ट्रेस आपका डेवलप हो रहा है, अगर मैं इसका 3D डायग्राम देखूं, तो ये आपका, अगर मान लो इसको थोड़ा सा 2 डायमेंशनल डायग्राम में इसका देखूं, तो 2D डायग्राम अगर मैं देखूं इसका, तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसको मैं खोल रहा हूं, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के नॉर्मल मतलब बाहर को आएगा, ये समझ रहे हो। क्रॉस सेक्शनल एरिया के बाहर को ये जो स्ट्रेस है सिग्मा है, इसका पॉइंट कहां होगा, इससे बाहर को पॉइंट होगा। साइड से देखेंगे तो दिस इज योर साइड व्यू, दिस इज योर व्हाट बेटा, अगर मैं इसको फ्रंट से जाके देखूंगा तो दिस इज योर फ्रंट व्यू। इस साइड अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, फिर मुझे ये दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे साइड में खड़ा हो जाऊंगा तो सिग्मा मुझको इस तरीके से दिखेंगे, बहुत सारे तीर कब दिखेंगे, जब मैं साइड में खड़ा हो जाऊंगा। और फ्रंट में खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे कैसे दिखेगा, फिर ये डॉट डॉट दिखेगा, जो तीर मेरी तरफ को आ रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो मतलब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के बाहर को अगर लग रहा है कोई भी स्ट्रेस, तो दैट इज कॉल्ड योर नॉर्मल स्ट्रेस। अब डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस क्या है। डायरेक्ट आपने नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया है, जिसके वजह से इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो डेवलप हो रहा है, जिसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, वो डेवलप हो रहा है नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया के नॉर्मल जो डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट बेटा, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। और ये डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप कब हो रहा है, जब इसमें आप लोग एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे हो वो डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स आप लोग लगा रहे हो। ठीक है, क्लियर है बात। दूसरा मैंने क्या बोला बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा मैंने क्या बोला बेटा, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब यह है कि किसी भी मेंबर को अगर मैं बेंड करता हूं, मतलब ये है ना बेटा, अगर किसी भी मेंबर को अगर मैं बेंड करता हूं, फिर भी नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। अरे ये यही बोलने की कोशिश कर रहा है ना। अगर मैं किसी भी मेंबर को बेंड करता हूं, बेंड कैसे होगा बेटा, लाइक दिस, इस तरीके से अगर मैं इसको बेंड करूं, इस तरीके से अगर मैं किसी को बेंड करूं ना, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही बात है। अगर मैं इस मेंबर को इस तरीके से बेंड करूंगा, तो दिस विल बी द फाइनल शेप, ये इस मेंबर का फाइनल शेप हो जाएगा। जल्दी से बोलो ना यार। ठीक है, इनिशियली ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा था, अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा हो गया बेटा, अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ऐसा हो गया क्या, अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ऐसा हो गया क्या। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखो, इनिशियली ये स्टेट था इनिशियली ये स्टेट था लाइक दिस। अब कैसे हो गया ये, अब ये कुछ ऐसे हो गया क्या। ठीक। अब देखिए, अगर यहां पे मैं कुछ चीजें आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आपको दिख जाएगी। यहां पे जो मेंबर्स थे, यहां पे जो इस तरीके से लाइक दिस, एक मिनट देखो जरा, यहां पे यहां पे देखिए, यहां पे जो आपके पास पॉइंट था वो अंदर को तरफ जाते हुए दिखेगा आपको लाइक दिस, और यहां पे जो पॉइंट्स थे वो बाहर को तरफ आते हुए दिखेंगे आपको लाइक दिस। जल्दी से बोलो यार, क्या कुछ ऐसा हो रहा है, क्या कुछ ऐसा हो रहा है, क्या कुछ ऐसा हो रहा है, जल्दी से बोलो। अब अगर मैं इसको 2 डायमेंशनली देखने की कोशिश करूं, 2 डायमेंशन डायग्राम में देखने की कोशिश करूं लाइक दिस, तो ये कुछ ऐसे ही डेवलप हो रहा है, ये वाला। यस। और ये जो ऐसे डेवलप हो रहा है, तो ये नॉर्मल ही तो है, ये भी तो
ये जो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो किसकी वजह से, ये मेंबर को मैंने बेंड किया है तभी तो डेवलप हो रहा है। जल्दी से बताओ यार। इसीलिए बेंडिंग करने के ऊपर भी नॉर्मल स्ट्रेस आपको देखने को मिलता है। जब भी किसी मेंबर को हम बेंड करते हैं तब भी आपको नॉर्मल स्ट्रेस देखने को मिलता है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है बेटा, जल्दी से बताएंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, विनय, हिमानी और रोहित? बिल्कुल क्लियर है ये बात। नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बेंड करने के ऊपर भी, कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया हो सभी। तो देखिए, तो स्ट्रेसेस आपके दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होता है, जब हम किसी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, और किसी बॉडी को अगर हम बेंड करते हैं फिर भी नॉर्मल स्ट्रेस आपका जो है वो डेवलप होता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रही चीजें, जल्दी से बताएंगे। अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो आपने बता देना है मेरे को, फिर मैं कहानी सुनाऊंगा फिर से। बस चीजों को समझ में आनी चाहिए ड्यूरिंग द क्लास। ड्यूरिंग द क्लास योर इंटायर, जो भी आपके डाउट्स होंगे, योर इंटायर डाउट्स विल बी सॉल्व। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए क्लास खत्म होने के बाद कि अरे यार सर ने ये बोला था मुझे समझ नहीं आया, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बस जितने बार पूछना है आप पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क, कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम की। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक पूछेंगे। सब बार डायरेक्ट नॉर्मल मतलब, बार डायरेक्ट नॉर्मल मतलब रोहित? बार डायरेक्ट नॉर्मल का मतलब, समझ में नहीं आया नॉर्मल स्ट्रेस बार का? डायरेक्ट नॉर्मल, डायरेक्ट नॉर्मल देखो जरा, ये है ठीक, ये है मेरे पास बार, इसको मैं खींच रहा हूं, ठीक है सर, इसको मैं खींच रहा हूं। अगर आप इसको यहां से कट करके देखेंगे, अगर आप यहां से कट करके देखेंगे तो क्या होगा? अगर आप इसको यहां से कट करके देखेंगे तो थोड़ा इमेजिन करो, यहां से कट करके देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक का है, अगर अगर यहां से कट करके देखेंगे तो यहां पे रेशे बन के दिखेंगे आपको, रेशे बन के दिखेंगे। और रेशे कैसे बनेंगे बताओ जरा? इसके नॉर्मल आपको रेशे निकलते हुए दिखेंगे इसके बाहर से, वही रेशे क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। वही रेशे जो बाहर को निकलते हुए दिखेंगे, इसको यहां से काटेंगे तो ऐसे ही दिखेगा ना, यहीं पे आपको स्ट्रेच होता हुआ दिखेगा लाइक दिस। और ये क्या है? क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल है, तो यही आपका नॉर्मल स्ट्रेस है डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स की वजह से। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, बाकी सभी को क्लियर है? विनय, हिमानी, हिमानी और विनय दोनों को क्लियर है ये बात? जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस समझ में आ गया, नॉर्मल स्ट्रेस सबको समझ में आ गया। रोहित, क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है। अगला जो आपके पास स्ट्रेस है दैट इज योर शियर स्ट्रेसेस। अब मुझे बताओ, शियर स्ट्रेस डेवलप कब होता है? शियर स्ट्रेस डेवलप कब होता है? शियर स्ट्रेस डेवलप कब होता है? जब हम शियर लोडिंग करेंगे, जब हम शियर लोडिंग करेंगे। अरे शियर लोडिंग क्या होती है? शियर लोडिंग क्या होती है बताएंगे? शियर लोडिंग क्या होती है बताएंगे? शियर लोडिंग क्रॉस सेक्शन के पैरेलल फोर्स, हाँ इंप्लीमेंट करना, बिल्कुल सही बात है। अगर क्रॉस सेक्शन के पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है शियर करेंगे, शियर लोड होगा, ठीक है। तो एक बात बिल्कुल सही बोली सर ने, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगाएंगे, यही बात हमने कल कर रखी थी, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, तो एक चीज ध्यान में रखना माय डियर स्टूडेंट्स, शियर स्ट्रेस भी आपका दो तरीके से डेवलप होता है। एक तो आपने बता दिया मेरे को, विनय ने बताया शायद, है ना? एक आपको आपने बता दिया मेरे को कि अगर
क्रॉस सेक्शन के पैरेलल अगर मैं लगाऊं तो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, बिल्कुल सही बात है। उसी शियर स्ट्रेस को हम लोग डायरेक्ट शियर बोलते हैं। उसी शियर स्ट्रेस को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। उसी शियर स्ट्रेस को क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताएंगे। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कैसे डेवलप होगा बेटा? डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आपका डेवलप होगा लाइक दिस, लाइक दिस। ये आपके पास मेंबर है, मान लो इसको हमने सपोर्ट कर रखा है, इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगा दिया पी। ठीक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, किसी भी एक्स लेंथ पे जाके, मतलब किसी भी पॉइंट ए से एक्स लेंथ पे जाके देखता हूं, तो मुझे क्या देखने को मिलता है? दिस इज p/2। तो एक्स लेंथ पे जाके मेरे को क्या देखने को मिलता है? दिस इज, ये मेरे को ये देखने को मिलता है कि ये मेरा फोर्स यहाँ पे जो सपोर्ट रिएक्शन है लाइक दिस। तो यहीं पे अगर मैं इस फेस की बात करूं तो इस तरीके से इस फेस पे भी मुझे लाइक दिस p/2 देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया आपके पास? डायरेक्ट शियर। ये क्या हो गया आपके पास? डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। क्योंकि फोर्स कैसे लग रहा है हमारा बेटा? फोर्स कैसे लग रहा है? क्रॉस सेक्शन के पैरेलल। ये ऊपर से लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका क्रॉस सेक्शन है कोई। हाँ जी, बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है? तो यहां से जो आपका डेवलप शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट शियर स्ट्रेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। क्लियर है सर? विनय, हिमानी, रोहित, इज दिस क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? पक्का क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे यार। ठीक। एक और टाइप का जो शियर स्ट्रेस आपका डेवलप होता है, दैट इज ड्यू टू टॉर्शन। दैट इज ड्यू टू व्हाट बेटा? टॉर्शन। टॉर्शन की वजह से जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड योर टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। टॉर्जन क्या होता है? टॉर्जन क्या होता है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी से बता देता हूं। अगर आपका जो मेंबर है पोलर एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है बेटा? रोटेट कर रहा है। पोलर एक्सिस कौन सा वो एक्सिस होता है? पोलर एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है? वो एक्सिस जो प्रोफाइल प्लेन पे आपको दिखने को मिलता है। प्रोफाइल प्लेन पे जो बाहर आती है ना एक्सिस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर एक्सिस बोलते हैं। और पोलर एक्सिस डिफाइन हमेशा प्रोफाइल प्लेन पे ही होता है। यही बात मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि प्रोफाइल प्लेन पे ही आपको पोलर एक्सिस देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर उस एक्सिस के अबाउट अगर आपका बॉडी क्या करता है बेटा? घूमता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्शन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्शन बोलते हैं। अब बोलो जरा, उस एक्सिस के अबाउट कोई भी बॉडी घूमेगी कैसे? कोई भी बॉडी उस एक्सिस के अबाउट घूमेगी कैसे? कोई भी बॉडी उस एक्सिस के अबाउट घूमेगी कैसे? अगर आप लोड कुछ इस तरीके से लगाओ तो बॉडी घूमेगी। किस तरीके से लगाएंगे सर? हम अगर लोड इस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से? इस तरीके से देखो जरा, ये आपकी पोलर एक्सिस है, ये आपका वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है सर। अगर आप लोड कुछ ऐसे लगाओगे, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, अगर आप टॉर्क ऐसे अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल दिस, दिस इज योर शाफ्ट एंड दिस इज योर टॉर्क, दिस इज योर शाफ्ट एंड दिस इज योर टॉर्क। ठीक, ये आपका टॉर्क है। इसकी वजह से क्या होगा बेटा? टॉर्शन होगा। जो बॉडी जो रोटेट कर रहा है, किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? यहां से बाहर जो एक्सिस आ रही है, कौन सी? जेड एक्सिस जो आपकी तरफ आ रही है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो क्या हो रहा है बेटा? ये टॉर्जन हो रहा है। ठीक, अब देखो जरा, मैं लोड कैसे लगा रहा हूं? इस सरफेस के ऊपर ये जो टॉर्क है मेरा, वो क्या कर रहा है बेटा? ऐसे स्लाइड कर रहा है। ठीक है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस मतलब ऐसे, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस मतलब लाइक दिस। रोटेट कर रहा है, एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर घूम रहा है। एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर घूम रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी बात करूं, इसके अंदर एक लेयर ऐसा है, एक लेयर ऐसा है, उसके ऊपर मैंने टॉर्क लगा रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे रोटेट करेगा। अरे ये भी तो शियर है, ये भी तो शियर है। कौन सा शियर? टॉर्शनल शियर। ये भी तो शियर है ना बेटा, जल्दी से बताओ। ये भी तो शियर है। ये कौन सा शियर हो जाएगा? टॉर्शनल शियर। इज दिस क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बताएंगे यार।
ठीक है, तो टॉर्शनल शियर समझ में आ गया, डायरेक्ट शियर समझ में आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी टॉर्जन में हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। डायरेक्ट शियर का भी हमारे पास पूरा एक चैप्टर है, वहां पे हम पूरा पढ़ेंगे। बेंडिंग का पूरा चैप्टर, इफ बोथ एंड्स आर फिक्स्ड आर फ्री टू मूव देन टॉर्शन। अच्छा विनय, एक मिनट, आपका कमेंट चला गया, अब फिर से लिखो जरा, क्या बोला है तुमने? या तो तुम अपना माइक ऑन करके बोलो। विनय अपना माइक ऑन करके बोलो, क्या बोला है तुमने? तुम्हारा कमेंट निकल गया था। इफ बोथ एंड्स आर फ्री टू मूव देन टॉर्शन लगेगा। बोथ एंड्स आर फ्री टू मूव, अरे बोथ एंड्स आर फ्री टू मूव। देखो, सबसे पहली बात तो माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रेस ध्यान में रखना। स्ट्रेस स्ट्रेस तभी डेवलप होगा अगर वहां पे किसी बॉडी के अंदर रिस्ट्रिक्शन होगी तो। क्या बेटा? स्ट्रेस तभी डेवलप होगा अगर रिस्ट्रिक्शन होगी तो, वरना कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, फिर तो आराम से घूमता रहेगा ना। स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कब आएगा? जब उसको हम रोकेंगे। विनय, इज दिस क्लियर? यस, इज दिस क्लियर विनय? ठीक है, स्ट्रेस तभी डेवलप होगा जब हम रोकेंगे, वरना स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ठीक है सर? देखिए, अब देखो जरा सामने, अब स्ट्रेस दो टाइप का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस आपका डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब अगर आप लोग डायरेक्ट नॉर्मली लोड अप्लाई करते हो तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होना है, वो तो होना ही है। अगर आप किसी भी चीज को बेंड करते हो तो बेंड करने की वजह से भी जो आपका स्ट्रेस डेवलप होता है वो कैसा डेवलप होता है बेटा? नॉर्मल स्ट्रेस आपका डेवलप होता है बेंड करने की वजह से। ठीक। दूसरी ओर स्ट्रेस का दूसरा टाइप शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस भी दो टाइप से आपका डेवलप होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, अगर आप लोग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप लोड लगाओगे, दैट इज योर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अगर आप मटेरियल को या किसी भी मेंबर को रोटेट करने की कोशिश करते हो या टॉर्क लगाते हो उसके ऊपर, अगर वो पोलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो इन दैट केस टॉर्शनल शियर स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड ओवर द सरफेस ऑफ द मटेरियल। यहां तक बात क्लियर है? इज दिस क्लियर अप टू दिस पॉइंट? एनीथिंग, एनी पॉइंट इज टू बी रिपीटेड? एनीथिंग, एनी पॉइंट इज टू बी रिपीटेड, यस और नो? कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज अगर आपको रिपीट करवानी है तो यू कैन। ठीक है सर? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो ये तो स्ट्रेस के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज आपको हो गई कि स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस के टाइप्स क्या होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कब आता है और शियर स्ट्रेस कब आता है। अब ये सब चीजें क्लियर है सर? ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको सोम में जिसकी जरूरत और भी होगी स्ट्रेस के साथ साथ, स्ट्रेस के साथ साथ, ठीक है, दैट इज योर स्ट्रेन। दैट इज योर स्ट्रेन, वो है आपका स्ट्रेन। ठीक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था स्ट्रेन क्या होता है बेटा, चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक। ठीक है, ये तो क्या है आपका नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक। तो अगर मैं स्ट्रेन की भी पर्टिकुलरली बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान में रखना, स्ट्रेन भी आपका दो टाइप से डेवलप होता है। स्ट्रेन जो है वो भी आपका दो टाइप का रहता है। कौन कौन सा बेटा? नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। स्ट्रेन भी आपका दो टाइप का होता है बेटा। कौन कौन सा? नॉर्मल स्ट्रेन
और shear strain। ठीक है सर। देखिए सर, नॉर्मल स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप कब होगा? जब आप नॉर्मल लोड्स लगाओगे, जब आप नॉर्मल लोड्स लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेन्स बेसिकली तीन टाइप के डेवलप हो सकते हैं आपके। नॉर्मल लोड की वजह से तीन टाइप के स्ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा बेटा? वन ऑफ देम इज लॉन्गिट्यूडनल, वन ऑफ देम इज ट्रांसवर्स, एंड अनदर वन इज वॉल्यूमेट्रिक। तीन टाइप का नॉर्मल स्ट्रेन आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? कौन कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल स्ट्रेन, और ट्रांसवर्स नॉर्मल स्ट्रेन, अनदर वन इज वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है। और ये जो तीनों ये आपके स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेन जो है, इन तीनों का जो नेचर रहता है वो दो टाइप का नेचर रहेगा हमेशा। दैट विल बी टेंसाइल और कंप्रेसिव। दैट विल बी टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल और कंप्रेसिव। अब देखो जरा, अब मैंने क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि स्ट्रेन आपका दो टाइप का होता है। बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। वो जो स्ट्रेन है उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन बोलते हैं। अब नॉर्मल क्या होता है, पहले बताओ मेरे को, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है? अगर अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलरली कोई भी चीज हो रही है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। कोई भी अगर परपेंडिकुलरली हो रही है तो कोई भी चीज नॉर्मल बोलते हैं। अब एक चीज बताओ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन बोलते हैं, क्यों? अरे बताओ, ये पी फोर्स लगाया सर हमने, ये पी फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ सर? आपका ये जो बार है वो एक्सटेंड हो गया लाइक दिस। इसका लेंथ जो है इनिशियली एल नॉट था और फाइनल लेंथ एल फाइनल दिस। एल फाइनल दिस। अब स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज चेंज इन डायमेंशन कितना? एल फाइनल माइनस एल नॉट, ये हो गया चेंज, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन एल नॉट। यही है। ठीक है कि नहीं है? अब देखो यार, ये तो हो गई थ्योरेटिकल, ये तो हो गया थ्योरेटिकल। अब इसको ऑब्जर्व करो जरा, ऑब्जर्व करो जरा इसको, इसको सोचो जरा इसको। ये जो लेंथ बड़ा है ये ऑब्वियस ही बात है, इसके नॉर्मली लेंथ बड़ा हुआ है। समझ रहे हो? ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके नॉर्मल में लेंथ बड़ा हुआ है ये, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल स्ट्रेन हो गया। जल्दी से बोलो ना यार, जल्दी से बोलो यार। ठीक है कि नहीं है? यस विनय, हाँ बिल्कुल सही बात है, विनय को समझ में आ गई बात। रोहित को समझ में आई बात कि नहीं? रोहित को बात समझ में आई? ठीक है। अब एक चीज बताओ, ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स क्या होता है? फटाफट से बताओ मेरे को, ट्रांसवर्स क्या होता है? ट्रांसवर्स क्या होता है, जल्दी से बताओ मेरे को। ट्रांसवर्स किसको बोलते हैं हम बेटा? ट्रांसवर्स हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के कोई भी परपेंडिकुलर होगा उसको हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं। यस और नो? कल ये बात हुई थी हमारी कि नहीं हुई थी? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल हुई थी बात। तो सर, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है इसके परपेंडिकुलरली जो भी स्ट्रेन आ रहा है दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसफर स्ट्रेन। दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसफर स्ट्रेन। ठीक। अब एक चीज बताओ, अरे यार, किसी भी मटेरियल का, देखो जरा, ये आपका मटेरियल है, ये आपका मेंबर है, इस मेंबर को मैं ऐसे खींच रहा हूं। अरे खींचने के बाद इसका लेंथ बढ़ रहा है। अरे लेंथ कैसे बढ़ेगा? लेंथ कैसे बढ़ेगा? ऑब्वियस ही बात है, कुछ घटेगा तभी तो लेंथ बढ़ेगा। घटेगा क्या इसका? डेप्थ। घटेगा क्या इसका? डेप्थ। ठीक है। अब डेप्थ जो घट रहा है वो कैसे घट रहा है, जल्दी से बोलो। वो भी तो ऐसे ही नीचे जाएगा, यहां से देखो नॉर्मल, इस वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया के नॉर्मल में नीचे जाएगा ना बेटा, जल्दी से बोलो ना यार। तो ये भी आपका नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेन हो जाएगा। ट्रांसफर स्ट्रेन इज ऑल्सो योर नॉर्मल स्ट्रेन।
ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी आपका नॉर्मल स्ट्रेन हो जाएगा। जल्दी से बोलो, क्या ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? विनय को समझ में आ गया? रोहित, हिमानी? बिल्कुल सही बात है। तो ये भी आपका ट्रांसवर्स भी नॉर्मल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल भी नॉर्मल हो गया। अरे वॉल्यूमेट्रिक, ट्रांसवर्स निकाल दिया, लॉन्गिट्यूडनल निकाल दिया, तो बचा क्या? वॉल्यूमेट्रिक। तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो। अरे यहां से भी तो अंदर जाएगा ये भी तो नॉर्मल है। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? हाइट, डेप्थ, लेंथ, तीनों को अगर तीनों का स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो गया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यस, जल्दी से बोलो। तो ये भी क्या हो गया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी क्या हो गया? नॉर्मल स्ट्रेन हुआ कि नहीं हुआ? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है। क्लियर है बात सबको? क्लियर है बात सबको? मजा आया? समझ में आई बात? बिल्कुल सही बात है। अब आगे देखो, अब आगे देखो। थोड़ी सी क्लास लंबी चलेगी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? थोड़ा सा और क्लास, तो अभी टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 4:30 तक क्लास थी, पर आगे चलेगी क्लास। हाँ जी, दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलाएं आगे? चलो, वैसे भी लॉकडाउन है, कहाँ जाओगे? संडे है ऊपर से। सही बात है। देखिए, अब दूसरे टाइप का स्ट्रेन कौन सा बेटा? शेयर स्ट्रेन। अरे शेयर स्ट्रेन डेवलप कैसे होगा? जब शेयर लोडिंग करेंगे। शेयर स्ट्रेन डेवलप कैसे होगा बेटा? जब शेयर लोडिंग करेंगे। तो शेयर स्ट्रेन को बेसिकली हम लोग जो शेयर स्ट्रेन को बेसिकली हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बेटा? इन द फॉर्म ऑफ, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो गामा से रिप्रेजेंट करेंगे या तो हम लोग उसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी जो शेयर स्ट्रेन जो है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग इलास्टिसिटी, जो आपके पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बल्क मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम लोग शेयर स्ट्रेन कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। ठीक है, शेयर की वजह से जो भी स्ट्रेन आ रहा है, शेयर की वजह से क्या हो सकता है? डिस्टॉर्शन हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है। कितना डिग्री में उसका शेप चेंज हो रहा है, लाइक दिस एंगल चेंज चेक कर कैलकुलेट करना बेसिकली हमारे को रहता है। तो दैट इज योर शेयर, ड्यू टू शेयर। शेयर की वजह से जो भी आपका स्ट्रेन आ रहा है उसको हम लोग शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। क्लियर है बात सर? क्लियर है सर? गामा और फाई में उसको हम लोग कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है। अब देखो यार एक बात, अब देखो यार एक बात। सबसे पहली बात तो माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल स्ट्रेन की करते हैं हम लोग बात। नॉर्मल स्ट्रेन, हाँ जी बोलो, नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। देखो यार, एक पॉइंट है, एक लाइन है, मैं लिखने जा रहा हूं। देखो, एक लाइन में लिखने जा रहा हूं, देखना जरा। मैं क्या बोलता हूं? इफ चेंज इन डायमेंशन इज पॉजिटिव, if change in dimension is positive, it means the nature of force is tensile या nature of stress is tensile. If change in dimension is negative, then it means compression will be there. Then it means compression will be there. क्या इस बात को कोई रिलेट कर पा रहा है क्या? ये लाइन,
आप लोगों को डाइजेस्ट हो रही है? If change in dimension is positive, then it means tensile stresses is developing. If change in dimension is negative, it means compression is developing. क्या ये बात आप लोगों को डाइजेस्ट हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं फिर से समझाऊंगा। अगर नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से समझाऊंगा। देखिए, ये आपने फोर्स अप्लाई किया लाइक दिस पी, ये आपने फोर्स अप्लाई किया लाइक दिस पी। पी फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हुआ सर? हुआ ये कि ये आपका जो मेंबर है वो ऐसे एक्सटेंड हो गया सर। ऐसे एक्सटेंड हो गया तो दिस इज योर इनिशियल लेंथ एंड दिस इज योर फाइनल लेंथ। ऐसे एक्सटेंड हो गया तो दिस इज योर इनिशियल लेंथ, दिस इज योर फाइनल लेंथ। अब क्या है कि अब देखो, अगर मैं स्ट्रेन की बात कर रहा हूं तो चेंज इन डायमेंशन क्या हो रहा है बेटा? चेंज क्या हो रहा है आपका? पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? जल्दी से बताओ, चेंज पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अगर मैं कर रहा हूं तो चेंज क्या आ रहा है आपका? पॉजिटिव आ रहा है। तो चेंज पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब फोर्स जो आपका डेवलप किया है, जो आपका क्या है आपके बेटा, जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, जो भी आपका स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो कौन सा हो रहा है बेटा? टेंसाइल हो रहा है। जल्दी से बोलो यार, टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है? जल्दी से बोलो यस और नो, बताइए ना यार, ये बात सही बात है? बिल्कुल सही बात है। ठीक, अब यहां पे देखो, इसका डायमीटर देखो जरा, डायमीटर या डेप्थ देखो जरा। इनिशियल डेप्थ इसका ज्यादा है और फाइनल डेप्थ इसका क्या है बेटा? कम है। इनिशियल डेप्थ ज्यादा है और फाइनल डेप्थ कम है। जल्दी बताओ अब चेंज क्या हो रहा है आपका? नेगेटिव हो रहा है। चेंज नेगेटिव हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, डेप्थ वाला पोर्शन क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। क्लियर है बात? हाँ जी, क्लियर है बात? तो ये भी आप देख सकते हैं। तो चेंज इन डायमेंशन इज पॉजिटिव, द नेचर ऑफ स्ट्रेसेस विल बी टेंसाइल। इफ चेंज इन डायमेंशन इज नेगेटिव, द नेचर ऑफ स्ट्रेसेस विल बी कंप्रेसिव। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? क्लियर सर। अब देखिए बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसको बोलेंगे हम? Longitudinal strain along the long axis, or you can say that normal strain in the direction of applied load, that is called your longitudinal strain. Normal strain in the direction of applied load, that is called your longitudinal strain. ठीक है, और लेटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन किसको बोलेंगे बेटा? लेटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन किसको बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, ये भी नॉर्मल स्ट्रेन होता है, ये हमने बात कर रखी है। नॉर्मल स्ट्रेन in the direction perpendicular to the direction of applied load, direction of applied load। हाँ जी बताइए, क्या ये बात डाइजेस्ट हो रही है? जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात डाइजेस्ट हो रही है सर आपको? यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे एक और चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहां पे एक और चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कहां पे? यहीं पे, इस डायग्राम में। इस डायग्राम में आपको एक चीज दिख रही होगी कि हमने लोड कैसा लगाया बेटा? लॉन्गिट्यूडनल लोड लगाया है, जिसके वजह से क्या आ रहा है बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। समझ में आ रहा है? हमने एक लॉन्गिट्यूडनल लोड लगाया है, एक्सियल लोड लगाया है, जिसके वजह से एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। जल्दी से बताओ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब डेवलप हो रहा है ना, आप एक चीज देख सकते हैं
आपको ये डायमीट्रिक स्ट्रेन भी दिख रहा होगा जिसको हम ट्रांसफर स्ट्रेन बोलते हैं। यस और नो? ठीक है। अरे ये तो डेप्थ वाला पोर्शन है ना बेटा। अगर मैं इसके विड्थ को भी कंसिडर करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है विड्थ भी तो इसका रिड्यूस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। चलिए, नहीं आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले पेज में समझाएंगे सर हम आपको। नहीं आ रहा है समझ, कोई बात नहीं सर, अगले पेज में समझाएंगे हम आपको। देखिए, देखिए सर बात क्या हुई कि ये आपका मेंबर था सर, और इस मेंबर पे हमने क्या किया सर, यहां से और यहां पे हमने एक लोड अप्लाई कर दिया। ठीक, मतलब खींच दिया इसको दोनों तरफ से, दोनों तरफ से खींचा, दोनों तरफ से खींचा बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पी फोर्स, दोनों तरफ से खींचा बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। तो हुआ क्या, उसके वजह से यह हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, उसके वजह से यह हुआ कि ये जो फाइनल फाइनल शेप जो इस बॉडी का हो चुका है वो कुछ इस तरीके से हो चुका है। किस तरीके से सर? इस तरीके से इसका फाइनल शेप हो चुका है। अब जब मैं फाइनल शेप इस बॉडी का देख रहा हूं तो उसके बाद मैंने कुछ मेजरमेंट्स लिए तो मैंने क्या देखा कि इनिशियली इसका लेंथ ये था, तो फाइनल लेंथ जो इसका ये हो गया। ठीक है सर। और इनिशियल जो इसका डेप्थ था, इनिशियल जो इसका डेप्थ था, सॉरी, इनिशियल डेप्थ ये नहीं था, इनिशियल डेप्थ ये था बेटा, इनिशियल डेप्थ ये नहीं था, इनिशियल डेप्थ ये था, इनिशियल डेप्थ जो इसका ये था, फाइनल डेप्थ इसका ये हो गया। हाँ जी। अब तो क्लियर है बात, अब तो क्लियर है बात, जल्दी से बताएंगे बेटा। और अगर इसका कुछ विड्थ भी होता, अगर इसका कुछ विड्थ भी होता माय डियर स्टूडेंट्स, क्या वो भी कम हो जाता? अगर इसका कुछ विड्थ भी होता तो वो भी तो कुछ कम हो जाता। जल्दी से बोलो ना यार, जल्दी से बोलो ना यार, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो भी तो कुछ इतना ही रह जाता। यस और नो? सही बात है कि नहीं? जल्दी से बोलो यार, वो भी तो कुछ इतना ही हो जाता। ठीक है। अरे मुझे एक चीज बताओ, अब ये वाला जो लेंथ के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन है उसको मैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलता हूं। क्या बोलता हूं बेटा मैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है बेटा? चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ टू दी फाइन इनिशियल लेंथ। तो दैट इज वर्बट बेटा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है लोड विल बी बट बेटा टेंसाइल लोड। क्लियर है? उसके बाद मेरे को एक चीज दिख रही है, ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स स्ट्रेन सॉरी, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्ट्रेन, और क्या होगा बेटा? वर्टिकल ट्रांसवर्स स्ट्रेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या होगा? डी फाइनल माइनस डी इनिशियल टू दी व्हाट बेटा? डी इनिशियल, दैट इज इक्वल्स टू कितना? नेगेटिव। ठीक। उसी के साथ साथ एक और ट्रांसवर्स स्ट्रेन इसका आएगा, वो क्या होगा बेटा? जल्दी से बोलो यार। विड्थ अगर रहेगा, विड्थ फाइनल माइनस विड्थ इनिशियल डिवाइडेड बाय क्या बेटा? विड्थ इनिशियल। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट बेटा? नेगेटिव। जल्दी से बोलो, यही बात होगी कि नहीं होगी? जल्दी से बोलो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से अगर मैं एक बात आपको बोलूं तो वो बात आपको माननी पड़ेगी, वो बात आपको यह माननी पड़ेगी, जब कभी भी किसी भी बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगा तो वो हमेशा दो ट्रांसफर स्ट्रेन भी लेकर आएगा। तो मैं क्या ये बात लिख दूं?
तो मैं क्या ये बात लिख लूं? जल्दी से बोलो यार। तो मैं क्या ये बात लिख लूं? क्या लिखूं? एवरी longitudinal strain, every longitudinal strain associated with two lateral strains या ट्रांसवर्स स्ट्रेन्स। हाँ जी, जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्या ये बात समझ में आ रही है सर? क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? क्लास लंबी हो गई, बोर तो नहीं हो रहे हो? लग रहा है कुछ सीख रहे हो? जिस टाइम बोर हो रहे होंगे तो मुझे बता देना भाई, कि आई डोंट वांट एनी बोरिंग इंटरेक्शंस, यू नो। बोरिंग इंटरेक्शंस नहीं होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए इंटरेस्टिंग। ठीक है? पक्का बोर नहीं हो रहे हो? पक्का बोर नहीं हो रहे हो? अब देखो एक और चीज, अब देखो एक और चीज, एक और चीज आप यहां से देख सकते हो ना बेटा। क्या देख सकते हो? जल्दी से बोलो यार। यहां से आप एक और चीज देख सकते हो कि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है और जो आपका लेटरल स्ट्रेन है या ट्रांसफर स्ट्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमेशा क्या है बेटा? अनलाइक इन नेचर। अगर लॉन्गिट्यूडिनल पॉजिटिव है तो लेटरल आपका नेगेटिव रहेगा। अगर लॉन्गिट्यूडिनल आपका क्या है? नेगेटिव है, तो लेटरल आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो यहां पे एक और पॉइंट, नोट पॉइंट आप लिख सकते हो इस नोट पॉइंट में, कि longitudinal and lateral strains are unlike in nature। बिल्कुल सर, लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी से बोलो यार, जल्दी से बताएंगे सर, क्या हम लिख सकते हैं ये सब बातें? ठीक है? क्या ये सब बातें हम लिख सकते हैं? कोई दिक्कत किसी को? यस? हेलो? एम आई ऑडिबल? सबको आवाज तो आ रही है ना? आवाज तो आ रही है ना सबको? ठीक है सर। ओके, तो इज दिस इनफ फॉर टुडेज क्लास? इज दिस इनफ? आज के लिए इतना काफी है? आज के लिए इतना काफी है? हाँ जी, आज के लिए इतना काफी है क्या? यस? ठीक है, तो फटाफट देखो जरा आज हमने क्या पढ़ा है। फटाफट देखो हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो बेसिक पास असम्पशन के ऊपर काम करता है। वेरी फर्स्ट असम्पशन इज व्हाट? पहला असम्पशन आपका क्या रहता है? मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। सेकंड वन इज व्हाट बेटा? मटेरियल हैज टू बी ओबे हुक्स लॉ। ठीक है? थर्ड अजम्पशन क्या रहता है? कंपोनेंट इज अज्यूम टू बी प्रिज्मेटिक, मतलब थ्रू आउट द लेंथ उसका जो क्रॉस सेक्शनल है, एरिया है, वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। तीसरा, चौथा, चौथा क्या बोला? अज्यूम टू बी, लोड इज अज्यूम टू बी स्टैटिक लोड। लोड को हमेशा हमने स्टैटिक लेना है अनटिल एंड अनलेस वो आपको मेंशन ना करें। अनदर वन इज व्हाट बेटा? इफेक्ट ऑफ सेल्फ वेट इज नेग्लेक्टिंग। सेल्फ वेट को हमने नेग्लेक्ट करना है। जब तक वो बताएगा नहीं तब तक हम नेग्लेक्ट करते चलेंगे, जब वो बताएगा फिर उसको हम लोग अज्यूम करके चलेंगे। तो ये 5 बेसिक असम्पशन है जिसके ऊपर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है आपका वर्क करता है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको काम करता हुआ दिखेगा। फर्दर हमने आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस के बारे में बात किया, ऑर्थोट्रोपिक के बारे में बात किया, एनाइसोट्रोपिक के बारे में बात किया। ठीक है? रिपीट करने की कोई जरूरत तो नहीं है? रिपीट करने की कोई जरूरत तो नहीं है?
होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक, इसके बारे में कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद हमने स्ट्रेस के बारे में बात किया, स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस इज अ पॉइंट फंक्शन। क्यों? क्योंकि पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया का हर एक पॉइंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है उस एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है कि नहीं है? तो इसीलिए उसको पॉइंट फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, और फर्दर जब हम डिराइव करते हैं तो हम ये मानते हैं कि पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो इंटरनल फोर्सेज जो डेवलप हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेज जो डेवलप हो रहा है, वो यूनिफॉर्म जो डेवलप हो रहा है, ये अज्यूम करते हैं, तब जाके हमारे पास रिलेशन निकल के आता है, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। क्लियर है? उसके बाद हमने स्ट्रेस के क्या बात किया हमने, अगर यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस रहेगा तो इट मींस स्ट्रेस आपका उसी डायरेक्शन में डेवलप होगा जिस डायरेक्शन में आप लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। जिस डायरेक्शन में या जिस पर्टिकुलर प्लेन पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसी पर्टिकुलर प्लेन के करस्पॉन्डिंग ही आपको स्ट्रेस डेवलप होते हुए दिखेगा, वरना कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा अगर आपने लोड अप्लाई नहीं किया है तो। और यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के केस में स्ट्रेन कभी भी जीरो नहीं होगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में आपको स्ट्रेन ऑब्जर्व करने को मिलेगा, हर डायरेक्शन में आपको स्ट्रेन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हुक्स लॉ आया था, हुक्स लॉ के बारे में हमने समझा था थोड़ा बहुत। ठीक है, कि इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। ठीक है, उसके बाद यूनिट्स के बारे में बात किया था हमने, स्ट्रेस का यूनिट दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मेगा पास्कल, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पास्कल। उस फर्दर गीगा पास्कल क्या होता है, 10⁻³ मेगा पास्कल। ठीक, फर्दर स्ट्रेन के बारे में डिस्कस किया, दो टाइप, अच्छा स्ट्रेस को हमने और डिफाइन किया, स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं आपके पास। नॉर्मल स्ट्रेस जो है दो टाइप का होता है, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस दो टाइप का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप का, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। बेंडिंग करने की वजह से भी नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है, और डायरेक्ट से तो ऑब्वियसली बातें हो गई होगा। शियर स्ट्रेस जो डेवलप होता है वो डेवलप होता है डायरेक्ट शियर और टॉर्शन की वजह से। टॉर्शन क्या होता है, अगर आपका पोलर एक्सिस के अबाउट कोई भी बॉडी रोटेट करता है, दैट इज कॉल्ड योर टॉर्शनल। ठीक है, स्ट्रेन की बात करें तो नॉर्मल और शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस लगाएंगे तो नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस लगाएंगे, शियर फोर्सेस लगाएंगे तो शियर स्ट्रेस, और करस्पॉन्डिंग टू दिस शियर स्ट्रेन विल बी डेवलप्ड। ठीक है, अगर आप नॉर्मल लोड लगाएंगे तो नॉर्मल लोड की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है कि नहीं है? और नॉर्मल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग नॉर्मल स्ट्रेन विल बी डेवलप्ड। नॉर्मल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर और वॉल्यूमेट्रिक, तीनों किसके किस में आएंगे बेटा, तीनों नॉर्मल स्ट्रेन कहलाएंगे। ठीक, फर्दर हमने क्या देखा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करी, अगर आपका डायरेक्शन के किसी लोड के डायरेक्शन में अगर आप लोग स्ट्रेन देख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हो दैट इज योर ट्रांसवर्स और लेटरल स्ट्रेन। क्लियर है? बात क्लियर है? और दोनों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और जो आपके पास लेटरल स्ट्रेन होते हैं दैट विल बी अनलाइक इन नेचर हमेशा। ठीक, दूसरी ओर जब कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगा, then there will be always two lateral strain will be there। दो lateral strain आपको देखने को मिलेंगे हमेशा, दो डायरेक्शन में। वो पूरा का पूरा डायग्रामेटिकली मैंने आपको दिखाया है। क्लियर है बात? तो यहां तक हमारा डिस्कशन हो चुका है। तो होप सो आपको सब कुछ आज की क्लास में जो भी हमने बताया है वो सारा का सारा चीजें आपको समझ में आ गया होगा।